सेल्फ नवनीत कुमार, योर साइंस टीचर, और आज हम डील करेंगे 8th क्लास के लिए बायोलॉजी फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो 8th क्लास आप लोग ये चैप्टर के नाम से पहले परिचित हो जाइए। इसको पहले हम लोग देख लें कि क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। देखिए चैप्टर के नाम से बहुत कुछ क्लियर हो जाता है। तो इस चैप्टर में हम लोग द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जानेंगे जो इंडिया जैसे एग्रीकल्चरल कंट्री के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। और आज का जो मेन टॉपिक होगा वो क्या, पहले तो एग्रीकल्चर, व्हाट इज एग्रीकल्चर, फिर क्रॉप्स, व्हाट आर क्रॉप्स, फिर हम लोग जानेंगे क्रॉपिंग सीजन के बारे में, व्हाट आर क्रॉपिंग सीजन्स, और उसके बाद का टॉपिक होगा जो वेरी इंटरेस्टिंग है स्टेप्स ऑफ एग्रीकल्चर, कि एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस में किस किस स्टेप से गुजरना पड़ता है, स्टेप वाइज इसका हम लोग नॉलेज करेंगे। और फिर हम लोग ये जानेंगे कि हमारे लिए ये एग्रीकल्चर क्या इंपॉर्टेंस रखता है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एग्रीकल्चर। देखिए बच्चों, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि एग्रीकल्चर हमारे देश का बैकबोन है, और ये वर्ड एग्रीकल्चर दो वर्ड से मिलकर बना हुआ, इसका डेरिवेशन हुआ है। पहला है एगर, मतलब फील्ड, एगर का मतलब होता है खेत, ये एक लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है। और दूसरा वर्ड है कल्चरा, दूसरा वर्ड है कल्चरा जिसका मतलब होता है कल्टीवेशन, मतलब खेती। तो एगर प्लस कल्चरा बन गया एग्रीकल्चर, मतलब फील्ड और कल्टीवेशन। ये इसका कॉन्सेप्ट हुआ कि द वर्ड एग्रीकल्चर इज डिराइव्ड फ्रॉम टू लैटिन वर्ड्स एगर एंड कल्चरा। एगर मीन्स फील्ड एंड कल्चरा मीन्स कल्टीवेशन। तो अब हम लोग के सामने ये क्वेश्चन आके खड़ा हो जाता है कि व्हाट इज एग्रीकल्चर, हाउ कैन वी डिफाइन एग्रीकल्चर, हाउ कैन वी अंडरस्टैंड एग्रीकल्चर। तो सबसे पहले हम आपके सामने इसका डेफिनेशन देते हैं जिससे कि सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपके सामने कि एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है। तो डेफिनेशन से पहले हम आपको बता दें कि द वर्ड एग्रीकल्चर इंक्लूड्स मेनी ब्रांचेज especially growing of plants as well as animal husbandry। खेत में पौधों को उगाना भोजन के लिए तथा जानवरों को पालना भोजन के लिए, दोनों ही एग्रीकल्चर में इंक्लूड होता है। मीन्स अगर हम लोग डिफाइन करें तो ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स एज वेल एज रेयरिंग एंड केयरिंग ऑफ एनिमल्स, growing of plants as well as rearing and caring of animals for getting food and other products। ये शर्त है इसमें, for getting food and other products is called agriculture। means growing of plants as well as rearing and caring of animals for getting food and other products is called agriculture। तो एग्रीकल्चर में जो ये पार्ट आ रहा है कि ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स, तो सबसे पहले हम लोग इसको डील करेंगे, फिर बाद में हम लोग एनिमल हस्बेंड्री, रेयरिंग ऑफ केयरिंग ऑफ एनिमल्स, इसको भी डील करेंगे। तो आप लोग सावधान हो जाइए ये समझने के लिए कि इंडिया एग्रीकल्चरल कंट्री है और यहाँ के 70%, मोर देन 70% पीपुल या तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली किसी न किसी एग्रीकल्चर के वर्क से जुड़े हुए। जैसे जो खेत में गेहूं लगाकर गेहूं पैदा कर रहा है वो भी एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता है, और जो आलू का चिप्स बना के बेच रहा है वो भी इनडायरेक्टली
जो सब्जियों को बेच रहा है इनडायरेक्टली। तो 70% और मोर देन 70% लोग इस एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं इंडिया में। इसीलिए तो कहा जाता है कि इंडिया इज ए एग्रीकल्चरल कंट्री। और आप जानते हैं कि फूड प्रोडक्शन का कितना महत्व है। डे बाय डे पॉपुलेशन का ग्रोथ देखिए, जब पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है और जमीन तो बढ़ती नहीं, एग्रीकल्चरल फील्ड में तो इंक्रीजमेंट होता नहीं, वो तो घटते ही जा रहा है न्यू बिल्डिंग्स के चलते, न्यू कंस्ट्रक्शंस के चलते। डेवलपमेंट के नाम पर रेगुलरली न्यू कंस्ट्रक्शन हो रहा है, रोड का, एयरपोर्ट का, मॉल का, वो किसी न किसी एग्रीकल्चरल फील्ड को कैप्चर किया जा रहा है। तो फील्ड तो घटता है, ये रिड्यूस होते जा रहा है इसका एरिया और पॉपुलेशन। तो अनाज दिन पर दिन कम होते जा रहा है, खाने वाले फिर बढ़ते जा रहे हैं। तो इस तरह से आने वाले समय में हो सकता है कि बहुत ही लार्ज स्केल पर फूड स्कार्सिटी हम लोग के सामने आ जाए। इसी को सॉल्व करने के लिए कि हमारे देश इंडिया में ऐसा कंडीशन ना आए, चाहे ऑल ओवर वर्ल्ड ऐसा कंडीशन ना आए, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस के बारे में डीप नॉलेज रखना हम लोग के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर की पढ़ाई करना बहुत जरूरी। तो आइए सबसे पहले हम आपको बताते हैं क्रॉप्स। ये बार बार क्रॉप्स शब्द हम लोग के सामने आ रहा है, वर्ड है क्रॉप्स। ये व्हाट आर क्रॉप्स? तो कह रहा है कि देखिए क्रॉप के साथ एक बात है, ये प्लांट और क्रॉप में अंतर है। ट्री, प्लांट, क्रॉप कर रहे नहीं, एक ही चीज नहीं है। प्लांट माने प्लांट, एक तुलसी का पौधा कहीं पे लगा दिए तो वो प्लांट हो। अगर क्रॉप तो कह रहा है कि पूरा खेत में ही, पूरे फील्ड में ही एक ही टाइप का प्लांट लगाया गया है लार्ज स्केल पर। दिस इज कॉल्ड क्रॉपिंग और दीज आर कॉल्ड क्रॉप्स। तो क्रॉप्स को और अच्छी तरह आपको समझाने के लिए हम आपको लेके चलते हैं फिर क्रॉपिंग फील्ड में। आइए एक छोटा सा सफर जिसमें आप देखेंगे कि हाँ ये क्रॉप्स क्या है। डेफिनेशन क्या है हमारा कि सेम काइंड ऑफ प्लांट्स, सेम काइंड ऑफ प्लांट्स, सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन एट वन प्लेस। दो बात शामिल किए पहले, सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन एट वन प्लेस, एक ही जगह पर, ऑन ए लार्ज स्केल, बड़े पैमाना पर, आर कॉल्ड क्रॉप्स। व्हाट आर क्रॉप्स? सेम काइंड ऑफ प्लांट्स grown at one place at a large scale are called crops। तो आइए हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए आपके सामने ये व्हीट क्रॉप आप देख सकते हैं। ये व्हीट क्रॉप, ये खेत में हम आपको लेकर आए हैं, देख लीजिए, पहचान लीजिए, ये है व्हीट क्रॉप। कैसे है इसका? ये व्हीट, फिर इसी से फिर अनाज निकलता है और ये व्हीट तैयार होने में एग्रीकल्चर का बहुत सारा स्टेप लगा है जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। आइए ये देखिए, ये पैडी की खेती हो रही है। ये देखिए पैडी फील्ड्स, पैडी क्रॉप्स, ये पैडी क्रॉप्स है, धान की खेती। तो अब जब ये बात हम लोग समझ गए कि व्हाट इज एग्रीकल्चर एंड व्हाट आर क्रॉप्स, तब बात आती है क्रॉपिंग सीजन की। ये क्रॉपिंग सीजन क्या है? ये क्रॉपिंग सीजन क्या है? तब बात आती है क्रॉपिंग सीजन की। क्रॉपिंग सीजन क्या है? तो बोले कि देखिए हमारे देश में तरह तरह का क्रॉप्स उगाया जाता है, लेकिन सबके लिए अलग अलग सीजन बना हुआ है। जैसे गेहूं वो नवंबर के टाइम में लगभग लगाया जाता है, जून जुलाई में धान लगाया जाता है। तो ये क्या है? तो बोले देखिए देयर आर 3 मेन क्रॉपिंग सीजन्स। 3 क्रॉपिंग सीजन है, फसल लगाने का सीजन है 3, साल में 3 बार। साल में 3 बार हम लोग के यहाँ एक साल में 3 क्रॉप्स को ग्रो किया जा सकता है। कैसे? तो बोले देखिए ये पहले टाइप का जो क्रॉप होता है, फर्स्ट टाइप, उसको हम लोग बोलते हैं खरीफ क्रॉप।
कौन सा क्रॉप? खरीफ क्रॉप। जो आप लोग धान की खेती देख रहे थे, ये खरीफ क्रॉप है। क्या है? तो बोले देखिए ये रेनी सीजन का क्रॉप है। खरीफ क्रॉप मतलब दिमाग में सेट कर लीजिए, क्रॉप ऑफ रेनी सीजन, जून टू सितंबर। जून टू सितंबर, ये दो बात याद कर लीजिए। खरीफ क्रॉप मींस क्रॉप ऑफ रेनी सीजन और जून टू सितंबर, जून से लेकर सितंबर तक ये क्रॉपिंग का सीजन हो गया। तो ये हो गया खरीफ क्रॉप, खरीफ सीजन। वो सीजन कहलाएगा खरीफ सीजन। ये जो क्रॉप्स हो गया वो खरीफ क्रॉप। एग्जाम्पल में आप देखिए, पैडी है, मेज है, सोयाबीन है, कॉटन है, ग्राउंड नट है, ये सब खरीफ क्रॉप हो गया। फिर दूसरा क्रॉपिंग सीजन है रबी सीजन। एक तो जान के आप खरीफ सीजन, और इसमें जो क्रॉप्स होते हैं वो क्रॉप्स हो गए खरीफ क्रॉप्स। जैसे पैडी था, ग्राउंड नट था, कॉटन था, ये सब खरीफ। अब दूसरा क्रॉपिंग सीजन है रबी सीजन। ये रबी सीजन में जो क्रॉप ग्रो किया जाता है वो रबी क्रॉप्स कहलाता है। क्रॉप्स ग्रोन इन विंटर। रबी में याद कर लीजिए विंटर सीजन, खरीफ में रेनी सीजन जून टू सितंबर, और रबी में विंटर सीजन अक्टूबर टू मार्च। दिमाग में सेट कर लीजिए। रबी क्रॉप में विंटर सीजन अक्टूबर टू मार्च। क्रॉप्स ग्रोन इन विंटर सीजन मीन्स अक्टूबर टू मार्च आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। एग्जाम्पल देखिए, अब व्हीट देखिए, व्हीट का खेत देख रहे थे, वो रबी क्रॉप है। ग्राम हो गया, पी हो गया, मस्टर्ड हो गया, जो आप सरसों का खेत देखें, शुगर के, ये देखिए। तो ये सब जब हम समझ गए कि रबी क्रॉप क्या है, तो फिर हम लोग के सामने आता है जायद क्रॉप्स। ये क्या है? तो बोला कि देखिए थोड़े दिन के लिए सब्जी वगैरह की कुछ खेती की जाती है, उसको जायद क्रॉप्स बोलते हैं। समर सीजन में ये काम होता है। मतलब क्रॉप्स ग्रोन ड्यूरिंग मार्च टू जून, मार्च टू जून, मार्च से लेकर जून तक के बीच में ये जायद क्रॉप्स हो गया। जैसे पंपकिन हो गया, वाटरमेलन हो गया, बिटर गार्ड हो गया, खीरा, ककड़ी, तरबूजा, ये सब हो गया जायद क्रॉप्स। मतलब क्रॉप भी बहुत तरह का होता है। मेन 3 क्रॉपिंग सीजन और 3 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स हो गया मेन सीजन के अकॉर्डिंग। अब जब हम लोग ये बात समझ गए तो हम लोग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि व्हाट आर द मेन स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में कौन कौन सा स्टेप शामिल है? एग्रीकल्चर में कौन कौन सा स्टेप शामिल है? तो करेंगे, देखिए 7 स्टेप, देयर आर 7 स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में मेन 7 स्टेप शामिल किया गया है। अब सातों को 1 बाय 1 हम बता रहे हैं। पहले उसका नाम देख लीजिए, सातों स्टेप से आप इंट्रोड्यूस हो जाइए। स्टेप नंबर 1, ध्यान से सुनते चलिएगा, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल स्टेप नंबर 1, सबसे पहला काम मिट्टी की तैयारी कीजिए। नंबर 2 सोइंग, दूसरा काम बीज की बुआई कीजिए। नंबर 3 मैन्योरिंग, तब उसमें न्यूट्रिएंट्स खाद पानी दीजिए। फिर 4 इरिगेशन, तब उसमें प्रॉपर वाटर सप्लाई कीजिए, पानी पटाइए। फिर वीडिंग, तो देख लीजिए कि कोई अनवांटेड प्लांट्स, जिसको वीड्स बोलते हैं, खरपतवार, ये सब तो नहीं हो गया, तो वीडिंग। और वीडिंग के बाद तब हार्वेस्टिंग, फसल की कटाई। जब फसल सब तरह से ठीक रहा, मैच्योर हो गया, तब उसका हार्वेस्टिंग, उसकी कटाई। एंड लास्ट स्टेप स्टोरेज, तब उसको सही ढंग से स्टोर करना, कि सबसे मेन वही है। सब कुछ किए, स्टोर ढंग से नहीं किए तो फिर वो सारा कुछ बर्बाद हो सकता है। और इस क्लास में, इस चैप्टर में हम लोगों को ये सब कुछ
थोड़ा डिटेल समझने का ट्राई करना है। तो आज के इस सेशन में, इस वीडियो में हम लोग इसमें से 4 स्टेप को डील करेंगे। पहला प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, दूसरा सोइंग, तीसरा मैन्योरिंग एंड फोर्थ इरिगेशन। हम 1 बाय 1 आपको बताते हैं, आप ध्यान लगाकर सुनिए। सबसे पहला आ गया प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। देखिए मिट्टी की तैयारी के लिए मतलब क्या, उसको प्लाउ करना, प्लाविंग ऑफ सॉइल, टर्निंग ऑफ सॉइल, टिलिंग ऑफ सॉइल, मतलब मिट्टी को उलट पलट कर धूप में सुखा देना और उसके अंदर जो क्रम्प्स है, ढेला वगैरह रह गया, उसको फोड़ देना, पाउडर टाइप की मिट्टी को बना देना, जिससे कि मिट्टी के अंदर एयर स्पेस तैयार हो जाए, अंदर हवा भर जाए, कोई बैक्टीरिया वगैरह, कोई हार्मफुल अगर फंगस वगैरह है तो मिट्टी से खत्म हो जाए। मतलब मिट्टी को उलट पलट कर धूप में सुखा देना और उसको पाउडर टाइप बना देना, ये प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का। तो इसके लिए हम लोग बहुत सारा औजार इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारा हमारे पास टूल्स है, जिसको एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स कहा जाता है। अगर हमारे पास यही से हम लोग शुरू करते हैं कि अगर हमारे सामने क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट आर एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, तो आप देख सकते हैं। देखिए एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट जो है हम आपको दिखा रहे हैं, ये 4 एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट का हम लोग यहाँ पे, आप देखिए प्लाउ, ये देखिए ये प्लाउ, ये देखिए ये ट्रेडिशनल प्लाविंग सिस्टम, ट्रेडिशनल प्लाउ। अब होता है हो, कुदाल के जैसा लंबा सा होता है, उसको लेकर खींच खींच कर तो हो कहलाता है। ये देखिए हो, ये एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट है, खेती में काम आने वाला औजार है। ये देखिए लेवलर, लेवलर है, वुडन लेवलर। फिर आप देखिए कल्टीवेटर, ये देखिए ट्रैक्टर से खेत का कल्टीवेशन जो हो रहा है, खेत जोता रहा है। तो बोला देखिए ये सब कुछ जो आपको हम दिखाए इम्प्लीमेंट, इस सब का यूज किया जाता है काहे के लिए, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के लिए। मिट्टी को उलट पलट कर धूप में सुखाना और उसको पाउडर टाइप बनाना। मतलब टर्निंग ऑफ सॉइल एंड टिलिंग ऑफ क्रम्स इज कॉल्ड प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। इसमें 2 मेन प्रोसेस है कि मिट्टी को उलट पुलट दी, अब प्लाउ से कीजिए, हो से कीजिए, कल्टीवेटर लगा लीजिए जैसे, और जब हो गया टर्निंग उसका खुरपी से कर दीजिए, कुदाल से कर दीजिए, और जब टर्निंग हो गया तो उसके बाद लेवलर चला कर दिखाए हैं आप लोगों को लेवलर, और उससे उसके मिट्टी में का जो ढेला है उसको फोड़ कर बराबर कर दी। दिस इज कॉल्ड प्रिपरेशन ऑफ सॉइल एंड दिस इज फर्स्ट स्टेप एंड वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर ये बात हम लोग समझ गए कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्या है, तो ये भी सवाल आता है कि ये प्लाविंग करने से फायदा क्या होता है, इसका एडवांटेज क्या है, क्वेश्चन के रूप में आ सकता है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ प्लाविंग, टर्निंग ऑफ सॉइल। तो फिर हम लोग क्या बोले कि देखिए प्लाविंग से, टर्निंग ऑफ सॉइल से हम लोग को बहुत सारा फायदा है। पहला, कि लूजिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट्स टू द टॉप, नीचे के उपजाऊ मिट्टी को ऊपर ला लेता है। ऊपर वाली उपजाऊ मिट्टी में के न्यूट्रिएंट्स का यूज हो गया है, अब नीचे से फिर ये ऊपर ले आएगा। पहले कि टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट्स टू द टॉप सो दैट प्लांट कैन एब्जॉर्ब देम, प्लांट उसको एब्जॉर्ब आराम से कर सकता है, प्लांट कैन एब्जॉर्ब देम इजीली। एंड सेकेंड कि इट हेल्प्स टू रूट, ये जड़ को भी हेल्प करता है, टू ब्रीथ इजीली एंड पेनिट्रेट डीपली।
जड़ से भी जो रेस्पिरेशन होता है, आप जानते हैं पेड़ जड़ से भी सांस लेता है, तो जड़ को सांस लेने में आराम रहता है, क्या कि अंदर हवा पूरा मॉलिक्यूल्स के बीच में एयर भर गया, एयरेशन हो गया उसका। और मुलायम मिट्टी रहेगी तो फिर जड़ आराम से पाउडर टाइप का रहेगा, तो जड़ आराम से नीचे की तरफ डीप पेनिट्रेशन करेगा। तो ये हो गया एडवांटेज। दो एडवांटेज है, पहला कि टर्न्स द डीप फर्टाइल सॉइल ऑन द अपर सरफेस सो दैट प्लांट कैन एब्जॉर्ब देम इजीली। सेकेंड कि इट हेल्प्स टू द रूट्स टू ब्रीथ इजीली एंड पेनिट्रेट डीपली। जब हम लोग ये भी बात समझ गए कि हाँ फर्स्ट स्टेप प्रिपरेशन ऑफ सॉइल समझ में आ गया कि मिट्टी को एकदम तैयार कर लेना पड़ेगा, तब सेकेंड स्टेप की बात आती है। और सेकेंड स्टेप हम लोग के सामने आता है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, सोइंग ऑफ सीड। सोइंग ऑफ सीड, बीज को बोना। ये क्या है तो कहेंगे, देखिए ये जो है सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले तो बीज का सिलेक्शन बढ़िया से किया जाए, बीज हाई याइल्डिंग वैरायटी का हो, अधिक से अधिक उपज देने वाला बीज हो, हाई याइल्डिंग वैरायटी के बीज का यूज होना चाहिए। हेल्दी सीड्स, सीड भी हेल्दी हो, उसमें कोई फंगस वगैरह कोई कीड़ा वगैरह नहीं लगा हो। घुनाया हुआ बिया खेत में नहीं डाला जाता। बात समझ गए? तो अगर सिलेक्शन ऑफ सीड हो गया तब अब इसका सोइंग किया जाता है। सोइंग के लिए बहुत सारा टेक्निक है, जैसे कि मैनुअल ब्रॉडकास्टिंग, हाथ से लेकर बीज को छींट दीजिए। देखिए यहाँ पे मैनुअल ब्रॉडकास्टिंग हो रहा है, देखिए इसको ब्रॉडकास्टिंग भी बोलते हैं। क्वेश्चन आ जाएगा कि व्हाट डू मीन बाय ब्रॉडकास्टिंग ऑफ सीड, तो मैनुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीड इन द फील्ड्स। ये देखिए खेत में हाथ से बिया छींटना, मैनुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीड इन द फील्ड्स इज कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग। इस तरह से ये सोइंग होगी। मशीन भी बना है जिसको सीड ड्रिलिंग मशीन कहते हैं। सीड ड्रिलिंग मशीन, उसमें बीज डाल दिया जाता है, वो मशीन ट्रैक्टर के पीछे लगा रहता है, फिर धीरे 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 बीज को गिराते चलता है, सीड ड्रिल मशीन। फिर सोइंग ऑफ सीड के समय तीन बात का ध्यान रखना है। 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग में लगा लीजिए। पहला कि सिलेक्शन ऑफ हेल्दी सीड, दूसरा प्रॉपर डिस्टेंस, बीज लगा रहे हैं तो पेड़ से पेड़ के बीच में सही डिस्टेंस होना जरूरी है। एक ही जगह सारा पेड़ लगा दीजिएगा, न्यूट्रिएंट्स, एयर, वाटर सबके लिए कंपटीशन बढ़ जाएगा और फिर वो बहुत ज़्यादा अच्छी तरह सर्वाइव नहीं करेगा। प्रॉपर डिस्टेंस एंड तीसरा प्रॉपर डेप्थ, उचित गहराई भी जरूरी है सीड के लिए कि बीज को सही गहराई में डाला गया। ज्यादा अंदर डाल देंगे बाहर नहीं निकल पाएगा, अंदर ही सड़ जाएगा। अगर बहुत ऊपर डाल देंगे चिड़िया वगैरह खा जाएगी, कार्यक्रम खत्म, धूप में सूख कर नष्ट हो जाएगा। प्रॉपर डिस्टेंस, प्रॉपर डेप्थ, तो 3 चीज, सिलेक्शन ऑफ हेल्दी सीड्स, दूसरा प्रॉपर डिस्टेंस और तीसरा प्रॉपर डेप्थ। ये 3 पॉइंट्स को लेकर हम लोग को सोइंग ऑफ सीड करना है। अगर ये भी हम सही ढंग से कर लिए तो फिर थर्ड स्टेप आता है, और वो थर्ड स्टेप क्या है, और वो है मैन्योरिंग। मीन्स खेत में न्यूट्रिएंट्स डालना। पेड़ पौधा है, लिविंग थिंग है, डेवलप होने के लिए उसको न्यूट्रिशन चाहिए, न्यूट्रिशन के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए। कहाँ से आएगा, तो पेड़ पौधा 3 जगह से न्यूट्रिएंट्स ले सकता है, मिट्टी से, हवा से, पानी से। तो जो नेचर में अवेलेबल है उससे अपना लेता रहता है। मिट्टी में अब है तो चल के जाएगा नहीं कि यहाँ की मिट्टी में कम खाद है, चलो दौड़ कर वहाँ खड़ा हो जाते हैं। आदमी तो नहीं है ना जी कि प्रसादी बट रहा है, पीछे लाइन में लगे हुए हैं, लेट लग रहा है, भाई चलो दौड़ के किसी तरह से। तो देखिए वो पेड़
पेड़ का मामला है, वो तो मूव कर नहीं सकता है। तो बोला कि देखिए तो फिर हम लोगों को ऐड करना पड़ेगा, एंड एडिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन सॉइल, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग। एडिंग ऑफ proper nutrients, addition of proper nutrients to the soil is called मैन्योरिंग। तो देखिए मैन्योरिंग के समय हम दो तरह, एक हो गया कि नेचुरल मैन्योर, एक दूसरा आर्टिफिशियल भी होता है, सिंथेटिक, जिसको फर्टिलाइजर बोलते हैं। दोनों का यूज कर सकते हैं हम लोग। इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। नेचुरल होता है, ये मिट्टी के टेक्सचर को बरकरार रखता है, मिट्टी के टेक्सचर को खराब नहीं होने देता है, मतलब मिट्टी को भी बचाता है और फसल को भी बढ़ाता है। और आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर यानी कि उसको मिट्टी से ज़्यादा मतलब नहीं है, वो बस अपना काम करेगा, हो गया खत्म, मिट्टी जाए भाग में, तो बहुत खतरनाक हो। तो इसमें डिफरेंस है, और इसका डिफरेंस हम लोग को जानना वेरी इंपॉर्टेंट है। तो एक बार हम इसी मौका पर आप लोगों को जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्रिएट होता है इस चैप्टर के लिए कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स, हम आपको बता रहे हैं थोड़ा सा पॉइंट उसका। फर्टिलाइजर इनऑर्गेनिक सबस्टांस है, इनऑर्गेनिक। मैन्योर ऑर्गेनिक सबस्टांस है। फर्टिलाइजर इसका प्रिपरेशन इंडस्ट्रीज में होता है, कारखाना में बनता है। फर्टिलाइजर कहाँ बनता है? कारखाना में। और मैन्योर ये खेत उत में कहीं पर कोना वोना में तैयार किया जाता है। तीसरा पॉइंट, नॉट रिच इन ह्यूमस। फर्टिलाइजर्स आर नॉट रिच इन ह्यूमस। फर्टिलाइजर में ह्यूमस जानते हैं ना कि डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो पेड़ पौधा का पत्ता होता है, ये सब सड़कर काला काला खाद जैसा बनाता है बागीचे की मिट्टी में, गार्डन सॉइल में, उसको हम लोग देख सकते हैं, उसको ह्यूमस बोलते हैं। सॉइल प्रोफाइल में पीछे क्लास में आप लोग पढ़े भी हैं कि सबसे ऊपर जो काला एक लेयर आता है ह्यूमस, तो वो ह्यूमस फर्टिलाइजर्स में बहुत कम होता है, नॉट रिच इन ह्यूमस। लेकिन मैन्योर इट इज रिच इन ह्यूमस। फिर फर्टिलाइजर की खासियत होती है कि रिच इन न्यूट्रिएंट्स, इसमें ह्यूमस नहीं रहेगा लेकिन बाकी सारा न्यूट्रिएंट्स बहुत भारी मात्रा में रहेगा। जैसे यूरिया डाल रहे हैं तो नाइट्रोजन पूरा भरपूर है, फॉस्फेट डाल रहे हैं तब फास्फोरस डालिए रहे हैं तो फिर कम, जिंक डाल रहे हैं तब जिंक डाल रहे हैं, जो डालेंगे वही खेत में चला जाएगा, कैल्शियम डालेंगे कैल्शियम चला जाएगा। अब मैन्योर ये सब मिक्सचर ऑफ न्यूट्रिएंट्स है, स्पेशल टाइप का कोई न्यूट्रिएंट्स इसमें नहीं होता, मिक्सचर ऑफ न्यूट्रिएंट्स है। तो सब चीज थोड़ा 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 थोड़ा, तो बहुत रिच नहीं होता है। इसलिए अगला पॉइंट आया, फर्टिलाइजर्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स एंड मैन्योर्स आर लेस रिच इन न्यूट्रिएंट्स। और एक लास्ट कि फर्टिलाइजर्स कैन कॉज वाटर पॉल्यूशन। फर्टिलाइजर वाटर पॉल्यूशन कॉज करता है, ज़्यादा यूज कर दिए, खेत में बचा रह गया, बारिश का पानी हुआ, बारिश के पानी में घुल गया, बहते बहते फिर नदी में पहुंच गया, पानी को प्रदूषण, वाटर पॉल्यूशन। तो ये फर्टिलाइजर एंड ये जो मैन्योर है ये वाटर पॉल्यूशन कॉज नहीं, कैन नॉट कॉज एनी टाइप ऑफ वाटर। वो तो ऑर्गेनिक चीज है, पानी में चला भी गया तो फिर तुरंत डिकम्पोज होकर खत्म हो जाता है। तो 5 पॉइंट का डिफरेंस है। पहला, फर्टिलाइजर्स आर इनऑर्गेनिक सबस्टांस, मैन्योर्स आर ऑर्गेनिक सबस्टांस। दूसरा, फर्टिलाइजर्स प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज एंड मैन्योर्स प्रिपेयर्ड इन फील्ड्स। तीसरा, फर्टिलाइजर्स आर नॉट रिच इन ह्यूमस एंड मैन्योर्स आर रिच इन ह्यूमस। फोर्थ पॉइंट, फर्टिलाइजर्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स and manures are less rich in nutrients. और last 5th point, if fertilizers can cause water pollution and manures cannot cause water pollution. तब अगर ये बात हम लोग जान गए कि मैन्योरिंग क्या है, क्यों किया जाता है, तो मैन्योरिंग क्या है? तो the process of adding nutrients in soil to make it fertile is called manure. क्यों किया जाता है? तो it helps to replenish the soil with nutrients. मिट्टी में फिर से न्यूट्रिएंट्स की आपूर्ति करने में सहायता करता है।
इसलिए फिर मैन्योरिंग करते हैं। इसमें हम लोग मैन्योर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कंपोस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्रीन मैन्योर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और फर्टिलाइजर्स का भी यूज कर सकते हैं। ये कंपोस्ट, मैन्योर, ग्रीन मैन्योर सब एक कैटेगरी का हो गया, ऑर्गेनिक। करेंगे देखिए, इसके अलावा कुछ और भी मेथड है जिसका यूज करके हम लोग सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा सकते हैं। कैसे? तो बोला देखिए, क्रॉप रोटेशन करके, वेरी इंपॉर्टेंट है इस क्लास के लिए कि क्रॉप रोटेशन क्या है। आप समझ लीजिए कि क्रॉप रोटेशन क्या है। तो बोला क्रॉप रोटेशन क्या है? तो प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग अल्टरनेटिव क्रॉप्स। करेगी अल्टरनेट क्रॉप्स क्या होता है? बोला देखिए, धान का फसल लगाए, अब धान कट गया, अब गेहूं का फसल। करे कि यार रुकिए, उसके बीच में जो 2 माह का समय खाली बच रहा है, लगातार नहीं होता है। गेहूं काटने के बाद फिर इंतजार करना पड़ता है और बरसात के मौसम में धान रोपते हैं। करेक्ट, तब तक के बीच के ड्यूरेशन में उसमें कोई लिग्यूम प्लांट लगा दीजिए, दाल वाला पौधा लगा दीजिए, दाल भी निकल आएगा और मिट्टी में नाइट्रोजन भर जाएगा। क्योंकि दाल वाले पौधों की जड़ों में, लिग्यूम प्लांट के रूट नोड्यूल्स में खास तरह का बैक्टीरिया होता है, राइजोबियम, जो एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को नाइट्रेट में चेंज करते रहता है, ऑटोमेटिक प्रोसेस से चेंज करते रहता है और इस प्रोसेस को नाइट्रोजन फिक्सेशन भी बोलते हैं। तो 2 सीरियल्स के बीच में, 2 अनाज वाले पौधों के बीच में एक फसल लगाए गेहूं का, फिर दूसरा धान का लगाने वाले हैं, तो बीच में आप एक लिग्यूम प्लांट लगा दीजिए, तो फिर उससे भी आपके मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ जाती है। और ये जो प्रोसेस है अल्टरनेट करके क्रॉप लगाने का, दिस इज कॉल्ड क्रॉप रोटेशन एंड इट इज वेरी हेल्पफुल बिकॉज इट कैन इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल नेचुरली। सॉइल की फर्टिलिटी को ये नेचुरली इंक्रीज कर सकता है। तो अब जब हम लोग ये पॉइंट डिस्कस किए, हमारा पॉइंट था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग ऑफ सीड, मैन्योरिंग। तो अब हम लोग चलते हैं आज के लिए लास्ट पॉइंट, इरिगेशन पर। व्हाट इज इरिगेशन? तो प्रॉपर सप्लाई ऑफ वाटर इन फील्ड्स इज कॉल्ड इरिगेशन। खेत में सही मात्रा में सही समय पर पानी सप्लाई करना, ये इरिगेशन कहलाता है। और हम लोग के देश में इरिगेशन का बहुत सारा सिस्टम पहले से भी यूज होते आ रहा है, ठीक है। पहले जैसे रहट से, बैल वगैरह की सहायता से, ऐसे नहर वगैरह से नाला चीर करके, अब नया सिस्टम आया तो फिर आ गया कि पंप सेट का यूज करके, बोरिंग का यूज करके। देखिए ये पानी आपके, ये बोरिंग सिस्टम हो गया, पहचानते भी चलिए बोरिंग सिस्टम, पानी निकल रहा है बोरिंग सिस्टम से, खेत में जा रहा है, यहाँ सिंचाई हो रही है, तो पर यही कहलाता है इरिगेशन। तो प्रॉपर सप्लाई ऑफ वाटर टू फील्ड्स, जिससे कि क्रॉप का सही ग्रोथ हो। अब तो और भी सिस्टम होता है जिससे कि इरिगेशन किया जाता है। जैसे कि अब जैसे पानी का किल्लत आ रहा है, आप देख रहे हैं कि वाटर की स्कार्सिटी दिन ब दिन होते जा रही है, तो इस तरह से ग्राउंड वाटर को निकाल कर और पंप सेट से देख रहे थे तो बहुत सारा पानी बर्बाद हो जाता है। तो उसके लिए एक नया सिस्टम आया जिससे कि सेव वाटर के अंडर ये आता है, तो वो कहलाता है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। वो क्या है तो आप खुद देख लीजिए, चलिए हम आपको लेकर चलते हैं। ये ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, इसमें क्या हो रहा है कि पानी बूंद बूंद करके, ड्रॉप बाय ड्रॉप, रूट ऑफ द प्लांट्स में सीधे जा पेड़ के एकदम जड़ में, पेड़ की एकदम जड़ में जा रहा है, पौधे की जड़ में जा रहा है। तो ये हो गया ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। ये पानी की बचत करता है, इससे बर्बाद नहीं होता है और ये बहुत ही अच्छा है। तो कुल मिला के हम लोग पढ़े कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में 7 स्टेप्स है। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग ऑफ सीड, मैन्योरिंग, इरिगेशन, वीडिंग, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। तो हम लोग अगले वीडियो में ये समझेंगे कि ये वीडिंग क्या है, वीडिसाइड क्या है, हार्वेस्टिंग क्या है, फिर स्टोरेज, फिर स्टोर
जो होता है अनाज स्टोर करने वाला जगह, उसका क्या क्या खासियत होता है, और भी इस चैप्टर के आगे का बात आप लोगों ने हमारे वीडियो को देखा। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।